गुज़र तो जाएगी तेरे बग़ैर भी लेकिन गुज़र तो जाएगी तेरे बग़ैर भी लेकिन बहुत उदास बहुत बेकरार गुज़रेगी। नाज़रीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और आज जो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूँगा इनमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस ना करके जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। टाइम मेरे पास थोड़ा कम है आज। तो आज का पहला सवाल ही देख लीजिए, बागो बहार में कितने दरवेश का जिक्र है। एक आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ इस तरह के आंसर आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो थोड़े से इसके बारे में जान लीजिएगा। बहरहाल फिर भी मीर अमन दहलवी ने जो 4 दरवेश है उसको बागो बहार के नाम से लिख रखा है, तर्जुमा किया था। तो इसमें अगर पूछा जाता है दरवेशों की कहानी कितनी है तो 4 है। कुल कहानियाँ कितनी हैं? 5 हैं। अगर दरवेशों में सबसे बड़ी कहानी पूछी जाती है तो पहले दरवेश की है। अगर कुल कहानियों में पूछी जाती है कौन सी कहानी सबसे बड़ी है तो वो तीसरी है। किस्सा आज़ाद वक्त की जो कहानी है वो है सबसे बड़ी कहानी। इस तरह से याद रखिएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा फ़राइड से मुतासिर है। तो बहुत आसान सा सवाल है, फ़राइड से मुतासिर कौन था। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर एकदम सही होना चाहिए। तो फ़राइड से मुतासिर सबसे ज़्यादा कौन था? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा और आपका सही आंसर होगा मुख्तार सिद्दीकी। याद रखिए, इसमें आपका आंसर होना चाहिए फर्स्ट। लेकिन साथ साथ में मीरा जी के भी वहाँ फ़राइड के असरात नज़र आते हैं, ये भी याद रखिएगा। लेकिन इसमें आंसर आयोग ने जो माना है वो मुख्तारुद्दीन सिद्दीकी का सही माना है। तो आगे देखिए, फ़िलहाल जब इल्हाम गोई की तहरीक चली तो किस शायर ने सबसे पहले उसकी मुखालिफत की थी। इसके बारे में मैंने डिटेल से आपसे बात की थी। इल्हाम गोई की तहरीक सबसे पहली तहरीक है, ये भी याद रखिएगा। दूसरी तहरीक इस्लाह ज़बान की तहरीक है। तीसरी तहरीक अलीगढ़ तहरीक है। फिर चौथी तहरीक जो है रोमानी तहरीक है। पाँचवीं तहरीक तरक्की पसंद तहरीक है। छठी तहरीक हल्का अरबाब ज़ौक़ है। सातवीं तहरीक जदीदियत की तहरीक है। और आठवीं तहरीक मावाद जदीदियत है। इस तरह से सारी तहरीकें याद रखिए, इनको तरतीबार लगाने को कहा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा कि इल्हाम गोई के ख़िलाफ़ सबसे पहले आवाज़ उठाने का काम मज़हर जाने जाना ने किया है। इल्हाम गोई जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है कि उर्दू में इल्हाम गोई हिंदी के जो दोहे होते हैं उससे आई हुई है। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि दोहों का यही तरीक़ा होता है जो इल्हाम गोई का है। तो दूसरी चीज़ क्या है, इल्हाम गोई की सबसे पहले मज़हर जाने जाना ने की है। हातिम इल्हाम गोई और इस्लाह ज़बान दोनों तहरीकों में माने जाते हैं। पहले वो इल्हाम गोई में तहरीक में थे, बाद में इस्लाह ज़बान में शामिल हुए। और दूसरी चीज़ यह है कि हातिम जो हैं उनके दीवान का नाम दीवान ज़ादा है, ये भी जहन में रखना चाहिए। ब्रज भाषा का मरकज़ है, तो ब्रज भाषा इस पे हमने बात की थी कि शोर सैनी का इलाका कौन सा है तो मथुरा। प्राकृत कहाँ बोली जा रही थी? प्राकृत से कौन सी शोर सैनी से जो निकली है वो कौन सी ज़बान है? प्राकृत। प्राकृत से ब्रज भाषा बोली बनी है और ब्रज भाषा जो है वो मथुरा में जो है ब्रज जो कृष्ण जी हैं उनकी जो भी भक्ति हुई है वो ब्रज भाषा में हुई है। इसीलिए मीराबाई, सूरदास और सूरदास, मीरा और साथ ही साथ में मैथिली शरण गुप्त, इन तमाम की जो रचनाएं हैं, तसानीफ़ें हैं, वो इस मथुरा में ब्रज भाषा में लिखी गई तसानीफ़ों में गिनी जाती हैं। और इनसे जो मुतासिर हुए उनकी भी उर्दू में, इन शायरों से उनकी भी ज़बान जो है वो ब्रज भाषा रही है, ये जहन में रखिएगा। इसका इलाका आपको मालूम है, दिल्ली से 50 किलोमीटर छोड़ करके मथुरा तक जो इलाका है वो ब्रज का है। फिर मथुरा से भरतपुर से जयपुर तक का जो इलाका है वो ब्रज का है। क्षेत्र याद रखिएगा। दूसरी चीज़ है आल अहमद सुरूर जो हैं, आल अहमद सुरूर का शुमार होता है तो वो अमूमन काहे में गिने जाते हैं? आल अहमद सुरूर। तो सभी को मालूम है आल अहमद सुरूर का जो तरीक़ा था वो तनक़ीद में माहिर हैं, तनक़ीद नक्काद माने जाते हैं, ये आपको याद रखिएगा। आल अहमद सुरूर के बारे में कुछ ख़ास बातें हैं वो आपको जान लेनी चाहिए। पहली बात तो आल अहमद सुरूर की पैदाइश आपको पता होनी चाहिए। आल अहमद सुरूर क्या हैं? दरअसल आल अहमद सुरूर के अलावा
और भी जितने भी नक्काद हैं उनके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। 1912 याद रखिए, पहले 1912 आल अहमद सुरूर की पैदाइश 2002 में इनका इंतकाल हुआ है। पैदाइश बदायूं में ही, इंतकाल इनका अलीगढ़ में हुआ है। आल अहमद सुरूर जो हैं वो जो है मास्को गए थे। तो मास्को जो कब गए थे ये आपसे बाई चांस पूछा जा सकता है। ये गए हैं मास्को 1960 में, ये यहाँ से आपको याद रखिएगा। मास्को जो है 1960 में गए हैं। अदबी ज़िंदगी का आगाज़ इन्होंने शायरी से किया है, ये भी याद रखिएगा। और आल अहमद सुरूर का जो पहला तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है वो तनकीदी इशारे है, ये बात भी आपको जहन में रहनी चाहिए। और जैसे पहचान और परख इनकी बहुत ही मशहूर किताब है। इन दो किताबें इस तरह की, पहचान और परख आल अहमद सुरूर की है, परख और पहचान जो है वो ज्ञानचंद्र जैन की किताब है, ये बात आपको याद रखने आए। अक्से गालिब और इरफान गालिब पे इनकी दो मशहूर किताबें हैं, याद रखिएगा, आल अहमद सुरूर की। और साथ में इनकी खुद नवीस्त ख्वाब व ख़याल है, ये याद रखिए 1991 में आई थी। पद्म भूषण का इनको इनाम मिला था 1992 में, पद्म भूषण याद रखिएगा, बड़ा अवार्ड है, पूछा जा सकता है। देखिए मैं कह रहा था कि थोड़ा सा कम बताऊंगा डिटेल, लेकिन फिर भी जो याद आता चला जाता है तो बोलते चले जाते हैं। उर्दू का पहला अहम अखबार किसने निकाला है? तो वैसे जामे जहानुमा को माना जाता है, वो कोलकाता से फ़ारसी में निकलता था, लेकिन उसको नहीं, ये मोहम्मद बाकर का जो दिल्ली से अखबार निकलता है उसको उर्दू का पहला अखबार माना गया है। 1836 में ये निकलना शुरू हुआ था। और जो मिस्टर टेलर था उसके मौत की वजह से बाकर को जो है उसका इल्ज़ाम इन पे बाकर पे लगा और बाकर को सज़ा हो गई, और इस तरह से इनको सज़ाए मौत हुई। दक्कनी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की ये वालिद हैं। दक्कनी शायर वली ने दिल्ली में किस शायर से मुलाकात की थी? अच्छा, वो किसके साथ में आए थे? तो जो है उनकी मुलाकात किससे हुई थी? तो शाद अल्लाह गुलशन से, अबुल मानी के साथ वो आए थे, और शाद अल्लाह गुलशन से उनकी मुलाकात हुई थी, ये भी याद रखिएगा। सवाल है, इनमें से कौन सा मरसिया निगार नहीं है? इनमें वो पहचानना है जो मरसिया निगार नहीं है। आसान सा सवाल है। देखिए, बड़े मरसिया निगारों में अनीस माने जाते हैं, उनके मुखालिफ माने जाते हैं दबीर और ज़मीर। तो इन्होंने मरसिया के अज्जाए तरकीबी ही मुतय्यन किए हैं। फ़राग गोरखपुरी अमूमन गज़ल के शायर हैं, ये याद रखिएगा। रानी केतकी की कहानी किस सन में लिखी? रानी केतकी की कहानी पे कितनी बार मैंने बात की, याद रखिए 1803 में लिखी गई है। और 1802 भी याद रखिएगा, दरियाए लताफ़त लिखी थी। किसने लिखी है? इंशाअल्लाह खान इंशा ने। इंशाअल्लाह खान इंशा कब पैदा हुए हैं और इनका इंतकाल कब हुआ है, ये आपको जहन में रखना चाहिए। तो इंशाअल्लाह खान इंशा 1752 में पैदा हुए हैं मुर्शिदाबाद में। इंतकाल इनका जो है वो 1817 में हुआ है, ये याद रखिएगा। सवाल है, शोला तूर और आतिश गुल किस शायर के शेरी मजमूए हैं? तो उम्मीद करता हूँ सभी के आंसर सही होने चाहिए। जिगर मुरादाबादी के ये दोनों शेरी मजमूए हैं। और जिगर मुरादाबादी पैदा कब हुए हैं? तो मुरादाबाद में कब है? तो 1890 में पैदा हुए हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। अगला सवाल है, खुश नग्ज़, खुशनामा, खुश नग्ज़ और शरह मरगूबुल क़ुलूब ये किसकी किताब हैं? तो उम्मीद करता हूँ ये आंसर आपके सही होने चाहिए सभी के। तो इसमें होगा शम्सुल अशाक। नीरज जी, शम्सुल अशाक का आंसर सही होना चाहिए मेरे ख़याल से। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। आपका आंसर होगा सेकंड। अगला सवाल होगा अल्लामा इकबाल का। अल्लामा इकबाल ने किस तसनीफ़ के ज़रिए गोइटे का जवाब दिया है? तो पयाम मशरिक़ जो है डिवाइन कमेडी मगरिबी पयाम मगरिब जो इनकी अंग्रेज़ी में किताब थी उसका मशरिक़ के नाम से जवाब दिया। डिवाइन कमेडी का जावेद नामा के नाम से जवाब दिया है। वो नेतशे की है डिवाइन कमेडी, और ये पयाम मशरिक़ का जो जवाब दिया है गोइटे की, वो थी गोइटे की जो किताब थी वो पयाम मगरिब थी। अगला सवाल देखिए, आज़ाद के बारे में बहुत सी चीज़ें जो है वो आपको पहले से ही मालूम हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना था। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इनका इंतकाल आपको बताना है किस सन में हुआ है। बहरहाल याद रखिएगा 1910 इनका इंतकाल माना जाता है। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में क्या है कि ख़ास चीज़ें जो हैं वो आपको याद रहनी चाहिए, जैसे वह पैदाइश इनकी याद रहनी चाहिए, इंतकाल याद रहना चाहिए सभी के। अगला सवाल देखिए, लॉर्ड वेलाजली की कोशिशों से किस कॉलेज का क़याम हुआ?
तो लॉर्ड वेलाजली का नाम याद रखिएगा। तो किस कॉलेज का क़याम हुआ लॉर्ड वेलाजली? अच्छा, लॉर्ड डलहौजी ने लॉर्ड वेलाजली ने जिस कॉलेज को शुरू किया था, और लॉर्ड वेलाजली ने उसी कॉलेज को बंद करने का काम किया था। तो लॉर्ड वेलाजली ने कौन से कॉलेज का क़याम हुआ है? आंसर होगा फोर्ट विलियम कॉलेज। और डलहौजी ने हड़प नीति शुरू की थी 1854 में, इसको बंद करा दिया था, याद रखिएगा। कुल मिलाकर के 60 किताबों का तर्जुमा हुआ है। अच्छा, दिल्ली कॉलेज में याद रखिए, दिल्ली कॉलेज कहाँ गया? दिल्ली कॉलेज में कुल 128 किताबों का तर्जुमा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। 1877 में दिल्ली कॉलेज को लाहौर कॉलेज में जम किया गया है। आगे है, मिर्ज़ा गालिब को मुग़ल दरबार से कौन सा खिताब अता हुआ था? तो कौन सा खिताब इनको मिला हुआ था? उम्मीद करता हूँ नजमुद्दौला दबीर जंग जो का खिताब है, दबीरुल मुल्क, जो खिताब मिला था मिर्ज़ा गालिब को, वो मिला था बहादुर शाह ज़फ़र से। इस पे भी मैंने डिटेल से बात की हुई है, उम्मीद करता हूँ सभी बातें मालूम होंगी। अगला सवाल है, इंसान और आदमी किसके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है? इंसान और आदमी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। हसन अस्करी का नाम, इनकी लिखी हुई ये किताब है इंसान और आदमी, आपको याद रखना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। फिर मैं एक बार कह रहा हूँ। आगे है, गुरेसर ने खड़ी बोली को कौन सा नाम से पुकारा है? खड़ी बोली को कौन से नाम से पुकारा है, याद रखिएगा। तो खड़ी बोली जो है उसको हिंदुस्तानी के नाम से पुकारा है, और इस खड़ी बोली से ही उर्दू निकली है, ये भी याद रखिएगा। वो कौन सी दास्तान है जिसमें हिंदुस्तानी माशरत और तहज़ीब की पेश किया? तो हिंदुस्तानी तहज़ीब और हिंदुस्तानी अल्फाज और सारी चीज़ें हिंदू मैथोलॉजी पे रानी केतकी की कहानी लिखी गई है, ये याद रखिएगा। इसमें जो है लखनऊ की तहज़ीब का इस्तेमाल किया गया है। आराइश महफिल में हातिम ताई के किस्से बयान किए गए हैं। बागो बहार में जो है नौतर्ज मुरस्सा आगा होतन तहसीन की किताब का बागो बहार तर्जुमा हुई है, जिसमें चार दरवेश की कहानी का बयान किया गया है। यादों की बारात की शायर की खुद नविश्त है, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। 5 हिस्सों पे तकसीम की गई है, याद रखिएगा, जोश मलियाबादी का नाम। अगला सवाल है, दक्कनी गुजरी रेख्ता हिंदुस्तानी ज़बान के अव्वलीन नमूने हैं? तो अव्वलीन नमूने हैं किसमें? दक्कनी गुजरी रेख्ता हिंदुस्तानी ज़बान के अव्वलीन नमूने मिलते हैं, किसमें मिलते हैं? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि कॉमन सेंस का सवाल है ये। तो उर्दू है, याद रखिएगा। बाकी दक्कनी और गुजराती ये तो न इनसे अरबी से ताल्लुक़ है, ना फ़ारसी से, ना संस्कृत से। अगला देखिए, गालिब, मिर्ज़ा गालिब ने किस दास्तान का दिवाचा लिखा है? बहुत ही अहम सवाल है, किस दास्तान का दिवाचा लिखा है? तो जो है आमान दहलवी ने जो किताब बुस्तान ख़याल का तर्जुमा किया था, तो उसका दिवाचा उर्दू में जो तर्जुमा हुआ है 7 जिल्दों में उन्होंने किया था, बाकी एक जिल्द 8 जिल्दों में करना था। हिदायतुल अंज़ार जो है वो सबसे पहला उसका मजमून हिस्सा था, तो उसका तर्जुमा जो है वो, उसका दिवाचा जो है वो गालिब ने लिखा है, ये याद रखिएगा। आबे हयात किसकी तसनीफ़ है? अभी बात कर चुके थे, आज़ाद का याद रखिएगा। आबे हयात 1880 में आई है, ये भी याद रखिएगा। फसाना आज़ाद भी 1880, मुंशी प्रेमचंद पैदा हुए 1880 में, अख्तर शीरानी 1880 में पैदा हुए, और जो है साथ साथ में 1880 में हसरत मोहानी भी पैदा हुए। आगे है, दिल्ली ट्रांसलेशन सोसाइटी का क़याम अमल में आया है? तो दिल्ली ट्रांसलेशन सोसाइटी का क़याम कब आया है अमल में? तो वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी भी इसे कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, और सही हुआ होगा। इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? उम्मीद कर रहा हूँ सभी का सही हो। तो वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी नहीं, ये वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी नहीं है, ये दूसरी सोसाइटी है जो तर्जुमा करने का काम इसने किया था। दिल्ली, ये 1883 होगा, याद रखिएगा 1883। सवाल है, नाम देवमाली पर किसने खाका लिखा है? नाम देवमाली, तो नाम देवमाली जो है वो खाका लिखा है मौलवी अब्दुल हक ने। ये एक माली होता है, इसकी उम्र या भी याद रखिएगा 30-35 साल होती है, ये याद रखिएगा, कहीं पूछ लें। इसमें शेर का, किस शायर का इस्तेमाल हुआ? नाम देवमाली में इस्तेमाल किया तो हाली के शेर का इस्तेमाल किया गया है, ये भी याद रखिएगा।
अच्छा, ये खाका जो है लिखा हुआ नामदेव माली, ये शामिल किस में है? तो चंद हम असर में शामिल है, ये भी याद रखिएगा। 1937 में आया चंद हम असर। आगे, आदिल शाही बादशाहों में कौन शायरी के अलावा फ़न मौसीकी का माहिर था? कितनी बार इस पे बात हो चुकी है। इब्राहिम आदिल शासानी फ़न मौसीकी में माहिर है और इसी ने नौरस किताब लिखी है जिसमें तमाम जो संगीत के राग रागनियाँ होती हैं, ठुमरी है और ये तमाम चीज़ों का बयान जो है वो इस किताब में किया है। फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में कायम है? तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम ही है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ 1800 में हुआ है, याद रखिएगा। कहाँ हुआ है? तो कोलकाता में, ये बात कर चुके हैं। इसका पहला प्रिंसिपल याद रखिए डेविड ब्राउन है, ये भी याद रखिएगा। आगे है फसाना आज़ाद, फसाना अजाइब का हीरो। फसाना अजाइब को जाने आलम, फसाना जाने आलम, फसाना अजाइब को जाने आलम का तोता, इन तमाम नामों से भी जाना जाता है। तो इसका हीरो जाने आलम होता है, जिसकी उम्र भी याद रखिएगा 15-16 साल थी, याद रखिए, जब इसकी शादी माह तलाश से हुई थी। इसके बाद में मसनवी नई दुनिया को सलाम के खालिक कौन है? एक आसान सा सवाल है। अली सरदार जाफ़री का नाम आपको याद रहना चाहिए। अली सरदार जाफ़री की लिखी हुई यह नज़्म है। जहूर के नाम से भी, जमहूर के नाम से भी एक इनकी लिखी हुई मसनवी है। ये मसनवी में गिनी जाती है, कभी कभी नज़्म में आ जाता है लिखी हुई नई दुनिया को सलाम, और जो है जमहूर भी मसनवी में और कभी कभी नज़्म में गिना जाता है, ये अलग बात है। किस सिन्फ में पहली बार मुनज़्ज़म और इल्मी अंदाज में शायरी की तनक़ीद के बाज़ मारूज़ी उसूल पेश किए गए? तो शायरी के मारूज़ी उसूल पेश किए गए हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। एक आसान सा सवाल है और इस तरह के सवाल गलत नहीं होने चाहिए। तो आपका आंसर सही होगा मुकदमा शेर व शायरी। हाल ही की लिखी हुई किताब है। कब लिखी है? तो 1897, ये यहाँ से आपको याद रखेंगे, 1897। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। इनमें जो भी गलती हो तो ज़रूर बताइएगा। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। आपका कोई मशवरा है तो ज़रूर दीजिएगा। और रोज़े चल रहे हों, चाहे बीमार हो, चाहे तूफ़ान आए, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तैयारी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो रुकिए मत जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जब तक आप अपने मकसद में कामयाब ना हो जाएं, तब तक बीच में रुकने का नाम मत लीजिए। चाहे तकलीफ़ हो, परेशानी, बीमारी, जो भी हो, खुशी हो, गम हो, या ये रमज़ान है या ईद हो, कुछ भी हो जाए, आपको बस ये लगन होनी चाहिए कि जब, एक बात याद रखिएगा, मैं अमूमन भाषण में जब स्पीच देता हूँ उसमें कहता हूँ कि जब जुनून की कैफियत को आप शौक़ की हद से गुज़ार देंगे तो यकीनन कामयाब हो जाएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।